नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली के अस्पतालों पर सियासत का खेल चल रहा है। देश की जनता ये खेल देख रही है। सियासत के इस खेल में उन लोगों का बुरा हाल है जो इस वक्त कोरोना या फिर किसी दूसरी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा। और अगर वो दिल्ली से बाहर के हैं तो जब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश दिया कि दूसरे राज्यों के लोग भी दिल्ली में इलाज करा सकते हैं, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे बीजेपी की गंदी राजनीति करार दिया है। इस पूरे प्रकरण में राजनीति चरम पर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक बीजेपी ने उपराज्यपाल पर दबाव डालकर जबरन यह फैसला करवाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि नया आदेश आने के बाद अब दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराने पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि कहीं और से लोग आएंगे, उनका इलाज करना होगा। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं से सवाल किया कि वो लोग कोरोना के इलाज के लिए काम कर रहे हैं या कोरोना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राज्य सरकार की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक कल को अगर दिल्ली के सभी अस्पताल 2 दिन में भर गए तो दिल्ली के लोग कहां इलाज कराने जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, चिंता भी बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में अब कोविड के बेड और वेंटिलेटर भी आधे से अधिक भर चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और अभी राजधानी में कुल मामले करीब 30,000 के पास हैं, यानी 30,000 मामले लगभग। वही केंद्र और राज्य सरकार में कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर तकरार जारी है और इस बीच अब सरकार ने मान लिया है कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में कुल मामले 5 लाख पहुंच सकते हैं, उससे पार भी जा सकते हैं। तो बॉर्डर पर सियासत हो ही रही थी, अब अस्पतालों पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। वही दिल्ली वालों को भी यह डर सताने लगा है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो हालात कैसे होंगे। जनता के दिमाग में सवाल कई है, क्या आने वाले दिनों में दिल्ली में लोगों को इलाज मिल पाएगा या अस्पताल ही इलाज के लिए वेंटिलेटर पर होंगे। राज्यों के पास अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी क्यों नहीं है, जो दिल्ली में इस बात की उम्मीद से नजर गड़ाए बैठे रहते हैं कि जब भी कोई आपातकाल आएगा तो दिल्ली में इलाज करा लेंगे, तो उन्हें आपात स्थिति में दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। क्या कुछ सियासत का खेल चल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के आदेश को 24 घंटे ही हुए थे कि उपराज्यपाल ने इस फरमान को पलट दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रखा, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। कोरोना पर सियासी लड़ाई, केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज, जिनके लक्षण नहीं उनका कोरोना टेस्ट नहीं। उपराज्यपाल ने पलटा, दिल्ली के बाहर के मरीजों का इलाज, बगैर लक्षण के भी कोरोना टेस्ट। उपराज्यपाल ने फैसला बदला तो दिल्ली सरकार भी खफा हो गई। दिल्ली सरकार ने ट्वीट कर इसे दिल्ली वालों के लिए नई मुसीबत बताया। कोरोना पर सियासत, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली वालों के लिए बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सभी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। अब एक बार फिर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन इस समय दिल्ली को दवा की जरूरत है, ना कि सियासत की। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में एलजी बनाम दिल्ली सरकार की स्थिति पैदा हुई हो। ऐसा लंबे वक्त से होता आया है, यहां तक कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची थी।
न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। पंद्रह जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली में कैसे इंतजाम है, मनीष सिसोदिया बता रहे थे, मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे थे और एक सबसे बड़ा चिंताजनक आंकड़ा उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख पेशेंट होंगे, मरीज होंगे और इतने तादाद में लोगों का इलाज कैसे हो पाएगा। अभी 30,000 या उसके आसपास का खेल चल रहा है कोरोना का और जब ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये आंकड़ा 5 लाख तक जाएगा। ये दिल्ली सरकार का बयान है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं। जब 5 लाख कोरोना के संक्रमित लोग दिल्ली में होंगे तो उनका इलाज कैसे होगा, बाहर से आने वाले लोगों का इलाज कैसे होगा, जो लोग दिल्ली की तरफ नजर उठाकर देखते हैं कि यहां हम अगर कोई आपातकाल हुआ तो इलाज मिलेगा, और लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके पास दिल्ली की नागरिकता नहीं, यहां पर लोग काम करते हैं, उनके लिए कैसे इंतजाम होंगे। पहले क्या उन लोगों को दिल्ली में इलाज मिलेगा जो दिल्ली के वासी हैं, प्रमाण पत्र लिए हुए हैं, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, तमाम चीजें सबूत के तौर पर मांगी जा रही हैं और मांगी भी जाएंगी क्योंकि आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो दिल्ली में रहने वाले उन लोगों के लिए और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है जो कामकाज के सिलसिले में आए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली जो है वो इस वक्त कहां खड़ी है और दिल्ली को लोग जिस नजर से देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में कितने खतरनाक स्थिति दिल्ली में बनती हुई नजर आती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रेणु भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकेश भिवानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, सबसे पहले आप के पास आएंगे कि आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया, थोड़े समय पहले की हम बात करेंगे कि दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख हो सकता है जुलाई के आखिर तक, और ऐसे में दिल्ली के ऊपर दबाव होगा मरीजों के इलाज का। बाहर से लोग आए ना आए, लेकिन दिल्ली में भी बहुत से ऐसे लोगों की तादाद है जो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी समस्या खड़ी होने वाली है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मनीष जी ने जो बातें कही हैं उनसे मैं सहमत हूं और बिल्कुल ये सच्चाई भी है कि हर स्टेट में ही लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, गुजरात है, बाकी सारे स्टेट भी हैं, तो दिल्ली में भी ये चीजें बढ़ रही हैं। अब हम जब बात करते हैं बेड की, हॉस्पिटल की और उन सारी तमाम चीजों की जो जरूरत पड़ेगी, तो जो फैसला लिया गया था कि सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगे दिल्ली के हॉस्पिटल, उस पे यही था कि यूपी की जो योगी सरकार है उन्होंने कहा था कि 1 लाख हाई टेक हमने बेड बना दिए। हरियाणा की सरकार कह रही कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो फिर अगर दिल्ली ये बात कह रही है कि हम भी अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी सबसे पहले रखेंगे, तय करेंगे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और 31 जुलाई तक, जैसा कि मनीष जी ने कहा है कि 80,000 बेड हमें जरूरत पड़ेगी दिल्ली के कोरोना के मरीजों के लिए। तो उस टाइम में अगर हम बाहर के लोगों को भी वहां पर आने देते हैं, तो फिर अगर दिल्ली के लोग मरेंगे तो वो फिर जिम्मेदारी लोकेश भिवानी जी, बाहर के लोगों के लिए, लोकेश भिवानी जी, एक चीज हम समझना चाहेंगे। आप लोग अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से बात करते हो, अक्सर ऐसी चीजों को लेकर राजनीति बड़ी ज्यादा होती है और राजनीतिक पैंतरेबाजी बहुत होती है। ये बाहर वाले कौन लोग होंगे? क्या वो बाहर वाले लोग दिल्ली वाले भी हो सकते हैं? बाहर के लोग दिल्ली वाले भी हो सकते हैं जिन लोगों को दिल्ली में काम है करने। हाँ, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि
दिल्ली के लोग और बाहरी लोग वे हैं, दिल्ली बाहरी अगर आप उनको गिन रहे हैं जो दिल्ली में ही रह रहे हैं, दिल्ली में कोई रेहड़ी चलाने वाला आदमी है, दिल्ली में कोई मोची का काम करता है जो दिल्ली में ही मैं रह रहा है, सिर्फ तो काफी साल से रह रहे हैं, मैं मजदूर हैं जो उनके दिल्ली में ही रह रहे हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर बात कर रहा हूं। दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, न आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना दिल्ली का कोई पहचान पत्र है। उसकी पहचान कैसे होगी? और अगर आप लोगों ने ऐसे लोगों को छूट दे दी कि ठीक है आप लोग दिल्ली के हैं, आप आइए हमारे पास इलाज कराइए, तो फिर ऐसे तो लोग, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो ये कह देंगे हम दिल्ली वासी पर हमारे पास प्रूफ नहीं है। आप कैसे तय करेंगे? हाँ, उसके लिए एक लिस्ट जारी की गई है कि ये चीजें, जैसे राशन कार्ड नहीं है तो जहाँ पे वो किराया पे रह रहा है उसका मकान मालिक का जो बिजली का बिल है, एग्रीमेंट है, सबके पास होता है, रेंट एग्रीमेंट है, वो लागू होगा। उसके बाद हर हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर और 24 घंटे हेल्प डेस्क एक जारी किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। एक ऑफिसर हर हॉस्पिटल में बैठेगा दिल्ली सरकार की तरफ से, और वो फिर उन सारी चीजों को वेरीफाई करेगा कि वो सिर्फ 2 या 5 मिनट का ही काम होगा कि वेरीफाई करना कि ये रेंट एग्रीमेंट सही है। ये वहाँ के विधायक से कोऑर्डिनेट होगा, वहाँ के पार्षदों से तो कोऑर्डिनेट राजनीति आ जाएगी ना? आ जाएगी होगा। राजनीति इस पूरे प्रकरण में? आ जाएगी राजनीति इस पूरे प्रकरण में? ये आप भी जानते हैं कि विधायकों को लेकर आप भी जानते हैं, आप पार्षदों को लेकर आप भी जानते हैं कि किसका काम होता है, आप भी जानते हैं। लोकेश जी, आप भली भांति जानते हैं कि जहां पर विधायक आ गया, जहां पर पार्षद आ गया, जहां पर वार्ड मेंबर आ गया, जो भी कुछ आ गया, आप भी जानते हैं कैसी राजनीति होगी, आप भी समझते हैं इस बात को। सर, ये राजनीति से परे हट के सोचने की बात है। हम तो कंधे से कंधा मिला करके काम करने की बात कर रहे हैं। कोरोना के दौर में राजनीति करने की बात है तो उसको साइड में रख के हमें चलना चाहिए। हाँ, पुष्पेंद्र जी, ये कैसे तय होगा कि मैं दिल्ली का हूं, आप हरियाणा के हैं, आप पंजाब के हैं, आप राजस्थान के हैं? देखिए सुमशेर जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी आपने देखा होगा जब इस फरवरी में चुनाव जीती थी आम आदमी पार्टी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि अब हम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में पार्टी का विस्तार करेंगे और चुनाव। आपको चुनाव लड़ना है तो आप हर राज्य में जाएंगे, लेकिन जब हर राज्यों के लोगों को आपकी जरूरत है या उनको इलाज की जरूरत है तो आप उनको दिल्ली में नहीं आने देंगे। तो ये दोगला स्टैंडर्ड भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ये क्या, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना कि आपका मतलब हो आपको चुनाव लड़ना है, आपको अपनी सरकारें बनानी है, आपको वहां से विधायक, सांसद, पार्षद बनाने हैं, तो आप राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उनको जरूरत है, उनको इलाज कराना है अपना, वो बीमार है, वो परेशान है, वो दिल्ली में आना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली में आने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। तो अगर आप दिल्ली में घुसने नहीं देंगे तो आपको क्यों वोट देंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप बॉर्डर सील कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए कि भाई दिल्ली में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं। अरे भैया, आप सड़क का रास्ता सील कर रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी ट्रेन चल रही हैं, आप देखिए ज्यादातर राज्यों में दिल्ली से ट्रेनें जा रही हैं, चाहे वो श्रमिक एक्सप्रेस हो, चाहे वो माल ढोने वाली मालगाड़ियां हो, या तमाम दिल्ली से उड़ानें भी शुरू हो रही हैं। हवाई जहाज जो है वो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पे जो उड़ान शुरू हुई है वो दिल्ली से उड़ रही है, वो आपने बंद नहीं किया। ट्रेन आपने बंद नहीं किया, आप बंद नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। तो क्या सड़क का रास्ता बंद करके आप इन सब चीजों से बच जाएंगे? दरअसल क्या है शमशेर जी, दिल्ली सरकार जो है कोरोना महामारी जिस तरह से दिल्ली में पांव पसार रही है, उसको रोकने में पूरी तरह से विफल हो गई है, और वो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की तमाम बयानबाजियां करी जा रही हैं। अब इन्होंने क्या करना था, अब इनके हाथ से चूंकि मामला बेकाबू हो गया, हाथ से चीजें निकल गई, तो अब इनको इसका ठीकरा किसी ना किसी पे फोड़ना था। अब उसको ले आकर के एक विवाद पैदा कर दिया कि दिल्ली में अस्पतालों में हम इलाज नहीं होने देंगे, तो एलजी साहब ने आगे आकर के उस पर रोक लगा दी। अब इनका सारा जो ये मुद्दा है, इसको कोरोना से ध्यान बटाने के लिए उसको डाइवर्ट करके इन्होंने फिर वही लड़ाई शुरू कर दी जो चुनाव से पहले करते थे कि दिल्ली सरकार को जो है वो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, एलजी अड़ंगा लगाते हैं, इसलिए हम दिल्ली में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखिए केजरीवाल जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि साहब दिल्ली वालों चिंता मत करिए, हमारे पास भरपूर बेड है, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब केस बढ़ने लगते हैं तो आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीवी पे विज्ञापन देते हैं और कहते हैं साहब अगर आपको
लक्षण है कोरोना के, या आपको बुखार आ रहा है या बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, आप घरों में रहिए प्लीज। तो भैया अगर उनको घरों में रहना है तो आपने बेड का इंतजाम किस लिए कर रखा है? अब भगवान न करे, हम तो कहते हैं केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ईश्वर करे, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ हो और उनका जो टेस्ट हुआ है कोरोना का उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए, क्योंकि दिल्ली को इस समय केजरीवाल जी की जरूरत है और उनको बहुत सारा जो इंतजाम करना है लोगों के लिए। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ। लेकिन आप देखिए शमशेर जी, कितने दुर्भाग्य की बात है, केजरीवाल जी की जो गाइडलाइंस है, इनकी सरकार की जो गाइडलाइंस है अस्पताल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वो ये है कि हल्के फुल्के लक्षणों पे टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। कई सारे टेस्ट लैब जो हैं उनको रोक दिया इन्होंने कि आप टेस्ट मत करिए कोरोना के। तो आखिरकार क्या मुख्यमंत्री जी का भी टेस्ट नहीं होना चाहिए? अगर हम इससे सवाल उठा रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड मत तय करिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है, ये कांग्रेस कहती है। लेकिन रेणु भाटिया जी से मैं पूछूंगा, रेणु भाटिया जी, बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर गंदी राजनीति कर रही है। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने। और ये आप भी समझती हैं कि अगर हरियाणा में किसी व्यक्ति को बहुत बेहतर इलाज कराना है तो उसको दिल्ली आना पड़ेगा। ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत बेहतर हम नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली में जो इलाज के इंतजाम है वो बाकी तमाम स्टेट से बहुत बेहतर हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों की हम बात करें तो। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आरोप लगा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। देखिए, अभी मेरे एक भाई जो पहले बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो उनकी एक बात से मैं बड़ी अच्छी तरह से सहमत हूँ कि वो ये कह रहे थे कि ये सरकार विफल है इसलिए दाएं बाएं के बहाने ढूंढ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से आप देखिए कोरोना का संकट आया है, केजरीवाल जी तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। शमशेर जी, मुझे याद है शायद 15 दिन या 20 दिन हुए होंगे, मैंने आपके साथ ही डिबेट की थी जिसमें केजरीवाल का वर्जन लिया था, शायद लॉकडाउन 3 जब था जी। तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की सरकार पूरी तरह से तैयार है, 9500 बेड है यहाँ पर तैयार, हम पूरी तरह से कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। मतलब कई तरह की बातें इन्होंने की। तो तब उनका कहने का क्या अभिप्राय था, और आज जो वो छुप के बैठ गए हैं तब उनका क्या अभिप्राय है? तो इसलिए जो है ना, ये बिल्कुल बात इनकी ठीक है कि ये बार बार बहाने कर रहे हैं और इनके पास कोई सिस्टम है नहीं। और जो ये बार बार बोलते हैं दिल्ली वाले, अभी जो बात सामने आई कि चुनाव के समय तो बाहर वालों से वोट लेना है, लेकिन अब जब चुनाव हो गया, जीत गए, तो अब कहते हैं बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। मुझे आप ये बात बताएं, कोई परिवार जो दिल्ली रह रहा है, उनका बेटा अगर मुंबई में सेटल्ड है और वो दिल्ली आया है तो, और यहाँ पर उसे प्रॉब्लम हो गई, तो क्या उसको मुंबई वापस भेजा जाएगा कि जाओ भाई तुम बीमार हो गए, दिल्ली में आपके लिए कोई स्थान नहीं, वापस चले जाओ, वहां पे इलाज होगा? मतलब ये किस थ्योरी के अंतर्गत ये स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है, क्या इनका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है और बार बार इस बात को कहना। लेकिन रेणु भाटिया जी, एक चीज बड़ी है, मैं इसमें समझने वाली बात यह भी है कि हम सब जानते हैं कि सरकार चाहे किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, वो पहले प्राथमिकता अपने ही प्रदेश के नागरिकों को देती है। ये आप भी समझती है, दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, लेकिन दिल्ली एक राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी और दी भी जानी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर हालात खराब होते हैं दिल्ली के लोगों के, तो वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली के अलावा उनके पास विकल्प नहीं है। अब चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, अपना इंतजाम करें वो लोग। दी जानी चाहिए, जरूरी बात है। हर क्षेत्र अपने अपने लोगों को अपनी जिम्मेवारी उठाए। जिस प्रकार हर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने एरिया का डाटा देता है अपने प्रदेश का, और वो उस तरह से इंतजाम करता है। लेकिन जब चुनाव हुए थे तब केजरीवाल जी ने कहा था जो यहाँ पे बाहरी प्रवासी, तब कोरोना नहीं था ना, तब रेणु भाटिया जी कोरोना नहीं था, तब रेणु भाटिया जी तब कोरोना नहीं था, तब की ऐसे राजनीतिक बयानबाजियों का हम, ऐसी राजनीतिक, रेणु भाटिया जी, ऐसी राजनीतिक बयानबाजियों को देखे तो ऐसे आरोप तो सभी पार्टियों पर लगते हैं, सभी पार्टियों पर लगते हैं ऐसे आरोप। होने दीजिए, उसका मकसद खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने आप। ऐसे मैं आपकी बात सुनूंगा आपकी बात रेणु भाटिया जी, लेकिन तब कोरोना नहीं था और ऐसी बातें, ऐसे ऐसे दावे तो तमाम पार्टियां करती चुनाव के दौरान। अच्छा, मेरी एक बात होने पूरी, हाँ, आप बोलिए। उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या जो लोग फरीदाबाद से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, ऐसे स्थानों से दिल्ली जॉब करने आते हैं या वहां रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको कहाँ
उनके गांव भेजा जाएगा या दिल्ली में उनके इलाज होगा। आप ये देखिए, आधे से ज्यादा लोग जो जॉब करते हैं उनका ईएसआई कार्ड दिल्ली का बना हुआ है, जो वहां पर जॉब करते हैं। तो कैसे उन लोगों को बोला जाएगा कि नहीं, अब आप बीमार हो गए, अपने गांव चले जाइए या अपने प्रदेश जाइए। ठीक है। कोरोना की बात आप कर रहे हैं ना शमशेर जी, कि अब कोरोना है इसलिए ऐसी बात है। कोरोना है और लोग परेशान होंगे तो मरने के लिए या उनका वो जो परेशानी वाला सफर होगा वो आप उनको गांव जाने के लिए कहेंगे कि वहां जाकर करिए। अटेंडम इलाज चाहिए होता है इसके लिए, या आप उनको उस समय एट दी लास्ट मोमेंट बोलेंगे कि आप अपने अपने प्रदेशों में जाइए। मान लीजिए कोई तमिलनाडु का है या कोई गुजरात का है, तो उसको गुजरात भेजने जाने में व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा, तब तक उस पुष्पेंद्र जी आता हूं आपके पास, आता हूं। तो ठीक है, ये कोई हल नहीं है। एलजी ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, यदि उनके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम अच्छा रेणु भाटिया जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल। हम थोड़ा कल्पना करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हरियाणा में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में, ये मान लेते हैं, और अगर हरियाणा में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा कल्पना करते बढ़ गया, सबसे ज्यादा हो गया है, ऐसे हालात में हरियाणा किसको देखेगा? बाहर के लोगों को देखेगा कि पहले हरियाणा के लोगों को देखेगा? बात बाहर के लोगों की नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ह्यूमन की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ह्यूमन की बात नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। राजस्थान के किसी व्यक्ति को आकर के रोहतक में इलाज कराना है, लेकिन उससे पहले रोहतक के लोगों को इलाज करना पड़ेगा कि राजस्थान के लोगों का इलाज करेंगे? बात सुनिए, जब कहीं पूरे देश में किसी को प्रॉब्लम होती है और उनका वो इलाज ऑल इंडिया मेडिकल में किया जाता है, तो उनको लाया जाता है कि नहीं लाया जाता? ऑल इंडिया मेडिकल या इस तरह के बड़े संस्थान क्यों बने हैं? दिल्ली का कोई व्यक्ति है, 50 लोग इन्हीं दिनों में, कोरोना के दिनों में, जिनकी तबीयत खराब हुई, मैदानता में दाखिल। लेकिन वो तो हो गया ना रेणु भाटिया जी, जो अस्पताल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो अस्पताल राज्य सरकार के अधीन आते हैं, उनको राज्य सरकार देखेगी, केंद्र में इलाज कराए, कोई आपत्ति नहीं है। मेरा प्रदेश तेरा प्रदेश करने का समय नहीं है। ठीक है, ये कोरोना मैं आऊंगा। ठीक है लोकेश जी, लोकेश जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन पुष्पेंद्र जी इस बीच कुछ कहना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, ये भी बड़ा सवाल है, अगर महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे तो वहां पर पहले महाराष्ट्र के लोगों का इलाज होगा या फिर उससे पहले दूसरे प्रदेश के लोगों का इलाज होगा? बिल्कुल आपका कहना सही है शमशेर जी, कि वहाँ पे प्रायोरिटी प्रदेश की नहीं होती, प्रायोरिटी मरीज की होती है। अस्पताल में जो पहले पहुंचेगा मरीज, उसको देखना अस्पताल की ड्यूटी है, डॉक्टर की ड्यूटी, वो देखेगा, उसको प्रदेश पूछने की जरूरत नहीं है। मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि देखिए, जो दिल्ली की बात हो रही है कि बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा, आप इसमें देखिए 2.5 महीने से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में एक भी पेशेंट कहीं बाहर का दिल्ली नहीं आया इलाज कराने। ये सिर्फ बरगलाने के लिए हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप देखिए, पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसा रेणु जी कह रही, वहां भी बढ़िया है। राजस्थान अपना केस खुद निपट रहा है। तो अगर वहां कोई पेशेंट है तो अपने आप को उसको टेकल कर रहा है ना प्रदेश, वो वहां से निकल करके कोई कोरोना का पेशेंट, या आज तक कोई जानकारी में नहीं आया है कि कोई कोरोना का पेशेंट राजस्थान का, हरियाणा का या पंजाब का, कहीं का या उत्तर प्रदेश का कोरोना का पेशेंट दिल्ली में आकर के अपना इलाज करा रहा है। ऐसा ऐसी कोई जानकारी नहीं तो मेरे साथी लोकेश जी बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, से पूछ लीजिए। लोकेश जी, कांग्रेस को भी ऐसा लगता है, लोकेश जी कांग्रेस को भी ऐसा लगता है, कांग्रेस को भी ऐसा लगता है, बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि प्राथमिकता उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसको स्वास्थ्य सेवाओं की ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों ने इसको ये तय करना शुरू कर दिया, एक मिनट रेणु भाटिया जी, एक मिनट, आप लोगों ने जो सवाल किया उसका जवाब लेंगे आम आदमी पार्टी से, निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ये कहा गया है लोकेश जी, ये कहा जा रहा है कि सबसे जरूरी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर हालत में, वो दिल्ली में काम करने आया है, उसके पास वहां का कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है दिल्ली का, लेकिन हालत इतनी नाजुक है, उसका पहले इलाज होगा या फिर ऐसे व्यक्ति का जो सिर्फ टेस्ट कराने आया कि मुझे कोरोना है कि नहीं? और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले इंसानियत जो है वो देखी जाती है। इसको लेकर क्या सोचती है? कितना पूछ लीजिए कि इनके पास क्या कोई ऐसा डाटा है? ठीक है, ये बात करेंगे लोकेश जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, बात रख सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट सुने लोकेश जी, हम ये जवाब चाहते हैं आपसे कि जनता ये जानना चाहती है दिल्ली सरकार से, एक मिनट, जनता दिल्ली सरकार से जानना चाहती है कि अगर कोई आपातकाल हुआ तो उस व्यक्ति का दिल्ली के अस्पतालों में इलाज होगा कि नहीं होगा, या प्राथमिकता दिल्ली के आदमी को दी जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि रेणु भाटिया जी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे जो है, या तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं या वो बिना
बिना अधूरी जानकारी के साथ यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो केंद्र के अधीन है दिल्ली में, और उन हॉस्पिटल में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, जिसमें से एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो केंद्र के अधीन आता है। अब अगर मैं रेणु भाटिया जी से ये पूछूं कि 7,000 बेड, एक मिनट सुने पुष्पेंद्र जी, अपने जवाब अपना उत्तर देने दीजिए ना, इनको बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आप डेटा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ ही बता दें कि एम्स में 5,000 बेड में से कितने बेड पर कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और शमशेर जी, मैं ये कहूंगा कि हरियाणा को 245 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, यूपी को 966 करोड़ रुपए का बजट पीएम केयर की तरफ से दिया गया है, या कोरोना राहत फंड जो बनाया है उनकी तरफ से दिया गया है। दिल्ली को 0 रुपया अभी तक मिला है, इस बारे में भी बात हमें करनी होगी। ठीक है, ये तो हो गया, पर मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है और दिल्ली में काम करता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका इलाज, देखिए दिल्ली में जितनी आबादी है वो ये देख रही है दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, उसको ये नहीं पता कि केंद्र क्या करेगा और कौन क्या करेगा, लेकिन उसको ये उम्मीद है कि जो दिल्ली का मुखिया है उससे ये आश्वासन चाहता है, ये भरोसा चाहता है कि अगर मैं दिल्ली काम करने आता हूं और मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो मुझे दिल्ली के अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए। उसको ये नहीं देखना कि ये केंद्र का अस्पताल है या फिर दिल्ली का अस्पताल है, ऐसे दिल्ली को बांट के कोई नहीं देख सकता। जी बिल्कुल, ये अगर कोई भी यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ है तो उसका जो कोई ना कोई प्रूफ यहाँ का होगा, चाहे वो जिस घर में रह रहा है। नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। दिल्ली विजिट करने आया है, दिल्ली विजिट करने आया, कैसे काम से आया, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इनसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ पर आप नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को, सुनिए, आप बात को ना घुमाएं, लोकेश जी बात ना घुमाएं, देखिए बात को ना घुमाएं, ऐसे घुमाने से ही राजनीतिक पार्टियों पर से भरोसा उठ जाता है आम आदमी का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर दिल्ली सरकार का कोई अस्पताल कहीं पर नजदीक में मौजूद है और कोई व्यक्ति ट्रेन से, बस से सफर कर रहा है, उसके साथ कुछ हादसा हो गया, तो वो एम्स जाएगा 10 किलोमीटर या फिर 500 मीटर वाले अस्पताल में जाएगा, तब तक मर जाएगा, उसका इलाज नहीं हुआ तो। जी सर वो कोरोना के बारे में है शमशेर जी। कोरोना के जो सर, कोरोना में भी कई बार आपात स्थितियां पैदा होती हैं। कोरोना में आप क्या समझते हैं, कोरोना जानलेवा नहीं है क्या? कोरोना जानलेवा नहीं है उस आदमी के पास। सुनिए लोकेश जी, देखिए मैं चर्चा को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता, वक्त की मेरे पास कमी, लेकिन एक बात, एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि मुझे नहीं पता मुझे कोरोना है कि नहीं है, लेकिन मेरी हालत अचानक से इतनी खराब हो जाती है कि मैं अगर जांच कराऊं तब तक मेरी मौत हो सकती है। ऐसी अवस्था में मेरे पास दिल्ली सरकार का अस्पताल 500 मीटर की दूरी पर है, तो मैं ये तय करूंगा या मेरे पास जो लोग खड़े हैं वो तय करेंगे कि मैं एम्स में जाऊं या दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाऊं। मुझे नहीं पता मुझे कोरोना है, लेकिन जब जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तब तक मौत हो जाएगी आदमी की। एक मिनट मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ये मैं इस पे देखिए मेरे पास समय नहीं है, मैं जवाब लूंगा लोकेश जी, उसके बाद मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। जी लोकेश जी। शमशेर जी, इस पे ये है, शमशेर जी मैं 5 सेकंड लूंगा आपका। देखिए लोकेश जी की लाइन चली गई है, जल्दी से बोलिए लोकेश जी, बोलिए। जी हाँ शमशेर जी, इस पे ये है कि दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज की बात है, अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट हम वहाँ पे बिल्कुल करेगी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, आप अगर ओपीडी में चाहते हैं तो हो जाएगा। उसके बाद हम बता देंगे, दिल्ली गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है वो बता देंगे कि ये कैसी बात है। चले ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। स्पष्ट करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को कि ये जो कोई पैमाना, रेणु भाटिया जी वक्त मेरे पास नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट जो है वो आपको बताएंगे इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद। जिस तरीके से बात हो रही है दिल्ली के अस्पतालों के इलाज को लेकर, उसमें राजनीति ज्यादा है, इलाज कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं, रोकूंगा, लेकिन जो मिला, मैं जवाब चाहता था मुझे मिला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और लोकेश भिवानी जी आपका बहुत बहुत आभार। अब जो आज हम बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है तो वो अपने प्रूफ दिखाएगा कि इलाज पाएगा। अगर वो दिल्ली सरकार के अस्पताल जो 500 मीटर की दूरी पर उसमें जाता है तो उसको हो सकता है कह दिया जाए कि आपका इलाज यहां पर नहीं होगा क्योंकि आप दिल्ली के नहीं है। एम्स में जाता है तब तक हो सकता है उस आदमी के साथ बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, या कोरोना की बात करें, इस कोरोना से ही सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लीवर फेफड़े डैमेज हो सकते हैं, ये सब कोरोना से होता है। जब शरीर के सारे अंग काम करने बंद कर देते हैं तब आदमी की मौत हो जाती है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी कभी छोटा मोटा वायरस जो संक्रमण है कोरोना का वो भी जानलेवा हो सकता है। ऐसे में अगर वो अस्पतालों के चक्कर काटता रहा तो उसको हो सकता है इलाज मिलने से पहले
भगवान या परमात्मा अपने पास बुला ले। लेकिन ऐसा ना हो, हम ये दुआ करते हैं, क्योंकि इस राजनीति के खेल में इंसानी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और इंसानी जिंदगियों का इस तरह से दांव पर लगना जब तक जारी रहेगा तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।